Hello students, welcome to Equivalent Science classes. I am Dr. Akanksha Ehlawat and in this video we are going to discuss the chapter Fundamental Unit of Life, that is cell. और इस चैप्टर में हम देखेंगे types of cells, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Eukaryotic cell will be further of two types, plant eukaryotic cell and animal eukaryotic cell. Components of cells के बारे में जानेंगे, like cell wall जो सिर्फ plants में मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलती है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस मिलता है यूकैरियोट्स में और न्यूक्लियोइड अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है। और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल्स एंड साइटोप्लाज्म। सो इस चैप्टर में हम ब्रीफली इन सब के बारे में जानेंगे। सो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, लाइक आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, यीस्ट। इनमें क्या होता है, एक ही सेल में सब कुछ हो सकता है एंड दीज cells are capable of independent self replication and independently exist भी कर सकते हैं unicellular organisms। whereas multicellular organism की बात करें तो इनमें बहुत सारे cells होते हैं, for example man, cow, dog, insects, plants, fungi। और इसमें क्या होता है, all the cells carry out a particular function such as nutrition, respiration, growth, reproduction, and ये सारे functions हैं are essential for the survival of the cells। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी is composed of more than 200 different types of cells and each specialized for distinct function like memory, sight, movement, digestion। so cells क्या होते हैं, basic fundamental structure and fundamental unit of life, and cells aggregate together and form tissues। tissues organ बनाते हैं, organ system बनाते हैं, organ system एक whole individual बनाता है and बहुत सारे individual एक population बनाते हैं। so cell से ही सबकी शुरुआत होती है, इसीलिए cells के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। Cell, all living forms are composed of microscopic units called cells। माइक्रोस्कोपिक यूनिट इसीलिए क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इसी और इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी लाइफ फॉर्म्स की। एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। एंड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क इन द ईयर 1665। सो 1665 में रॉबर्ट हुक ने थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क में सबसे पहले सेल्स को देखा था। इन्होंने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखे थे इनको और इन्होंने इसको सेल नाम दिया था। एंड फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, ये तो डेड सेल देखा था रॉबर्ट हुक ने, एंड फ्री लिविंग सेल की बात करें तो वो एवी ल्यूवेन हुक, एंटोन वैन ल्यूवेन हुक ने 1674 में सबसे पहले देखा था। And protoplasm is an aggregate of various chemicals such as water, iron, salts and other organic molecules like proteins, carbohydrates, fats, nucleic acids, vitamins, etc. along with cell organelles and nucleus that constitute a cell। So protoplasm सब उस सारी चीज को कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इनक्लोज की होती है अपने अंदर, और उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं सच एज वाटर, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, everything mentioned here। so everything that is surrounded by plasma membrane वो सब क्या है, प्रोटोप्लाज्म। एंड ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन सोल जेल स्टेट। सेल थ्योरी टू बायोलॉजिस्ट ने दी थी, स्क्लेडन एंड स्केवान इन 1838। दे गेव सेल थ्योरी एंड इसके 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ
सेल्स, सभी प्लांट्स और एनिमल्स सेल्स के बने होते हैं एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब है जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी से न्यू सेल बनेगी। एंड वायरस हैं जो वो एक्सेप्शन है इस थ्योरी के, बिकॉज अ वायरस बिहेव एज ए लिविंग ओनली इनसाइड सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट बिहेव्स एज ए डेड outside any living form. And so viruses are exception and they do not follow this cell theory. Cells are too small to be seen with naked eyes. Cell को आप ऐसे ही नहीं देख सकते and you require some special instrument to see a cell. So microscope are those high resolution instruments that are used for observing the fine detail of every minute object. Like एक सेल को आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करके सेल्स के ऑर्गेनलीज तक दिखा सकता है। वो अराउंड 1 लाख टू 2 लाख मैग्नीफिकेशन करके सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनलीज को भी काफ़ी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन के साथ दिखा सकता है। वेरस कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो जनरली आपको स्कूल की लेबोरेटरी में दिख सकता है उसकी मैग्नीफिकेशन अराउंड 300 टू 1500 टाइम्स होती है, बट इट्स ऑल्सो गुड, लाइक यू कैन सी आउट। तो इसमें आप सेल मेम्ब्रेन थोड़ा दिख सकता है, न्यूक्लियस तक भी दिख सकता है। लाइक दिस इज ओनियन पील सेल और इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो दिस डार्क वन इज न्यूक्लियस एंड दिस आउटर बाउंड्री ऑफ एवरी सेल इज सेल वॉल एंड इसके अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइक ये कंपार्टमेंट्स टाइप के आपको इसमें नजर आएंगे, बट डिटेल्स ऑर्गेनलीज आप इसमें नहीं देख पाओगे। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है दे यूज लाइट, जनरली सनलाइट, आप कह सकते हो सनलाइट में और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट, सो दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्यों? क्योंकि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, वेरएज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। टाइप ऑफ सेल कैन बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म देखें तो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलर और मल्टीसेलर। सो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक इधर दिखा रखा है ऑस्ट्रिच, पाइन ट्री, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा, दे आर ऑल मल्टीसेलर एंड ऑल मल्टीसेलर आर यूकैरियोट्स। वेयरएज यूनिसेलर की बात करें तो दे कैन बी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ। यूकैरियोट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल देखें तो पैरामीशियम एंड अमीबा, दे आर यूनिसेलुलर एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही हैं बट दे आर यूकैरियोट्स। एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। On the basis of type of organization, cells are of two types, prokaryotic cell and eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक के बीच में अब हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे एंड दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो आर वेरी माइन्यूट इन साइज एंड यूकैरियोटिक सेल हैं दे आर फेयरली लार्ज इन साइज। प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, whereas eukaryotes में nuclear material is surrounded by a nuclear membrane. So इनमें well defined nucleus होता है eukaryotes में, whereas prokaryotes में nucleus region well defined नहीं होता, इसीलिए उसको nucleoid कहते हैं। And prokaryotic cells के always unicellular होते हैं and eukaryotes की बात करें तो they may be unicellular और multicellular organisms। अभी हमने देखा भी कि यूकैरियोट्स यूनिसेलर कौन से थे, अमीबा एंड पैरामीशियम, एंड मल्टीसेलर तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स पता ही हैं। एंड प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, देयर इज ओनली वन क्रोमोसोम, वेयरएज इन यूकैरियोट्स मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स और वी कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस एक स्मॉल डार्क कलर्ड पोर्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर और इसमें राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, बट यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन बाय फिशन एंड बडिंग। फिशन में क्या होता है, एक सेल जस्ट 2 में डिवाइड हो जाता है, वेयरएज इन बडिंग ये लाइक यीस्ट में होता है, बड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट ओरिजिनेटिंग और वो बड़ा होके डिटैच हो जाता है मेन बॉडी से। एंड फिशन का एग्जांपल है लाइक अमीबा में फिशन होता है, बाइनरी फिशन होता है, एंड बडिंग लाइक यीस्ट में होता है। और यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन बाय माइटोसिस भी हो सकता है एंड बाय मियोसिस भी हो सकता है। इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। माइटोसिस में एक सेल 2 में डिवाइड होती है एंड मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं एक सेल के अंदर। प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, whereas यूकैरियोट्स में प्रॉपर सब कुछ सेल ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। अब आपको ध्यान में रखना है प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल लाइक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड यूकैरियोट्स में आपको एग्जाम्पल लाइक प्लांट, एनिमल सेल, अमीबा, पैरामीशियम। दिस इज द फिगर शोइंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूक्लियोइड रीजन, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। एंड यूकैरियोट्स में इतने सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वेयरएज प्रोकैरियोट्स में वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हैं और इसमें न्यूक्लियर रीजन भी वेल डिफाइंड है। एंड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप्स के हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होता है एंड दे आर क्वाइट सिंपल, वेयर एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की बात करें तो देयर आर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एंड काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑल सेल फंक्शन एज परफॉर्म बाय सिंगल सेल्स। सब एक सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एवरीथिंग, रिप्रोडक्शन। whereas multicellular organism में different cell perform different specific function. for example digestion के लिए different type of cells हैं, respiration के लिए अलग तरीके की cells हैं, reproduction के लिए अलग तरीके की, excretion के लिए अलग system है। so unicellular organism में division of labor is not performed और required भी नहीं होता क्योंकि एक सेल के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। whereas multicellular organism में cells specified to perform different functions. so अभी मैंने आपको बताया है कि digestion के लिए अलग तरीके की cells हैं एंड रेस्पिरेशन के लिए अलग तरीके की सेल हैं। तो सेल्स क्या हैं, डिवीजन ऑफ लेबर परफॉर्म करते हैं कि कुछ तरीके की सेल्स उसी काम में आएंगी। रिप्रोडक्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व द सेम सिंगल सेल, वो ही एक सेल डिवाइड हो जाती है। whereas मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जिनको जर्म सेल्स कहते हैं। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन देखें तो काफ़ी शॉर्ट होता है, फ्यू आवर्स। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन इज़ क्वाइट लॉन्ग। लाइक ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 70, 80, 90 एनीथिंग इट कैन बी। एंड एग्जाम्पल आपको पता ही यूनिसेलुलर के लाइक अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल देखें तो प्लांट, फंजाई, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, डॉग्स एट्सेट्रा। अब देखते हैं सेल्स शेप्स। द बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज spherical, but the shapes of cell is ultimately determined by specific functions of the cell. So thus the shape of cell may be variable, that is frequently changing its shape, or it can be also fixed. Like if you see leukocyte, इसकी shape spherical type की है, this is ostrich egg, and this is neuron, nerve cell, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी करता है हमारी बॉडी में, ब्रेन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। and these are fat cells, these are diatoms, like these are so of variable shapes. सेल साइज की बात करें तो साइज ऑफ सेल वेरिएबल है एंड इट डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन एंड फंक्शन। कुछ सेल्स इतने माइक्रोस्कोपिक हैं कि उनको
naked eye से नहीं देखा जा सकता, and some can be seen with naked eye like ostrich egg. It is the largest cell in this whole world, and cells का size vary कर सकता है from 0.2 micrometer to 18 centimeter. सो साइज ऑफ अ टिपिकल सेल इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका रेंज हो सकता है 2 to 120 माइक्रोन. लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 13 सेंटीमीटर वाइड एंड 1.4 kg वेट है. एंड लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, इसकी लेंथ हो सकती है अप टू 1 मीटर. एंड स्मॉलेस्ट सेल सो फार नोन आर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा. ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल हैं. सो कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करें तो देर इज एन ऑकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर within a eukaryotic cell as they all got certain specific components called cell organelles. So cell के अंदर बहुत सारे cell organelles होते हैं और उसमें division of labor होता है. Each of them perform a specific function. So हर किसी का एक specific function है. For example, mitochondria help in respiration. और बाकी सेल ऑर्गेनलीज का भी डिफरेंट फंक्शन होता है. ब्रीफली अभी हम देखेंगे इस बारे में. एंड द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात करें तो दे आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म. एंड द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी सेल की. एंड इनसाइड इट लाइज साइटोप्लाज्म. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है वो उसके अंदर लिक्विड पोर्शन जो है वो साइटोप्लाज्म है. एंड इसी के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं. and all activities inside the cell and interaction of the cell with its environment is possible due to these features. and out of these organelles, अगर organelles की बात करें तो सिर्फ न्यूक्लियस ही है जो लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, whereas बाकी सेल ऑर्गेनलीज को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. सबसे पहले देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है. एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मीन्स इट अलाउज और परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. ओनली सभी को अलाउ नहीं कर देता, ओनली सम मटेरियल्स का ही इन एंड आउट अलाउ करता है ये. So cell membrane is also called plasma membrane or plasma lemma. It is the limiting boundary of each cell which separates cytoplasm from its surrounding. So cytoplasm को surrounding से separate करने वाली एक boundary है और ये plant और animal दोनों cells में मिलता है. And it is the outermost covering of a cell in case of animals, and plants में ये cell wall के नीचे मिलता है. Cell wall is the outermost boundary in the plants, whereas animal cell में cell membrane is the outermost boundary. And as per the liquid model of plasma membrane, अभी plasma membrane के liquid model के according ये proteins और lipids का बना होता है, where proteins are sandwiched between bilayer of lipids. अभी हम इसका structure भी देखेंगे. lipid का bilayer होता है और उसमें proteins अंदर embedded रहते हैं. सिंगर एंड निकलसन नाम के साइंटिस्ट ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, लिक्विड बाइलेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं. इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल और लिक्विड बाइलेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था, सिंगल एंड निकलसन ने. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, फोल्ड किया जा सकता है, ब्रेक हो सकता है और अपने आप को खुद रिपेयर करके रीयूनाइट भी हो सकता है. सो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है. So this is the structure of plasma membrane, lipid bilayer model of plasma membrane given by Singer and Nicholson. ये lipid bilayer है. इधर देखो तो this is the first layer and this is the second layer. So this is bilayer. This is first and this is the second layer. And इसको phospholipid से बनी होती है ये. और इसके अंदर ये प्रोटीन्स होते हैं, जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये इसको टनल प्रोटीन कह सकते हैं क्योंकि एक तरफ से दूसरी तरफ तक कनेक्टेड है. वेयरएज अदर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, इस तरीके से भी एम्बेडेड हो सकते हैं जो सिर्फ पूरा टनल की तरह न जाके
सिर्फ पेरिफ्री में रहेंगे, उनको पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं. लाइक दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना होता है. इसमें ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं एंड हाइड्रोफोबिक अल्फा हेलिक्स टाइप के स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं. और इसमें दीज आर ग्लाइकोलिपिड्स. सो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. अंदर बाहर आने जाने को ये रेगुलेट करता है. एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल. और सेल की एक डिस्टिंक्ट कंपोजिशन को मेंटेन रखता है. और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इट कैन बी डन बाय टू वेज, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. डिफ्यूजन में क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन एंड इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऑफ कोर्स ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है. सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों तरीके के पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है. whereas ऑस्मोसिस में ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है. ओनली सॉल्वेंट, लाइक अगर मैं पानी में चीनी घोलूं तो पानी दैट इज द सॉल्वेंट. सो वाटर, सो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, फॉर एग्जाम्पल वाटर. एंड सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट मूव. जो उसमें मिला हुआ होता है सोल्यूट पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ओनली सॉल्वेंट मूव करता है. और इसकी मूवमेंट के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर होता है. एंड इन दोनों में कॉमन चीज़ यही है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों का काम है इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस इन द सेल. सो डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स और आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. So it is called diffusion and it does not require energy, therefore it is passive transport. And osmosis में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो बोथ आर पैसिव ट्रांसपोर्ट. एंड डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस. सो ऑस्मोसिस को डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन हो रहा है जैसे डिफ्यूजन में होता है. बस ऑस्मोसिस में क्या है, सॉल्वेंट्स का होता है, वेरस डिफ्यूजन में सॉल्यूट्स का होता है. अब देखते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस, as the term is clear, endo means from outside to inside. So movement of solvent into the cell is called endoosmosis and movement of solvent outside the cell is called एक्सोस्मोसिस. सो सॉल्वेंट दैट इज वाटर अगर सेल के बाहर चला जाएगा तो सेल क्या, श्रिंक हो जाएगा. और अगर सॉल्वेंट दैट इज वाटर सेल के अंदर आ जाएगा, एंडोस्मोसिस होगा, तो सेल स्वेल हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, solutions are of three types, that is hypertonic solution, isotonic solution and hypotonic solution. So ये सारे types के on the basis of concentration of solutes. अगर solutes की concentration काफ़ी ज़्यादा high है outside media में तो ऐसे medium को कहेंगे hypertonic solution. और अगर solutes की concentration is equal to the concentration of solutes inside the cell, ऐसे solution को कहेंगे isotonic. और अगर उस solution में concentration of solute is less as compared to that inside the cell तो उसको कहेंगे hypotonic. So hypertonic में hypertonic solution में अगर RBCs को रखेंगे तो इसमें होगा एक्सोस्मोसिस बिकॉज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज हाई बट सॉल्वेंट इज लेस, वेयर सेल के अंदर सॉल्वेंट इज मोर. सेल के अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इसका एक्सोस्मोसिस हो जाएगा. सेल के अंदर से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा एंड सेल विल श्रिंक. वेयर इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इट हैज़ same concentration of solutes outside the cell and inside the cell, that's why water का movement
होगा, इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा, बट इट विल बी इक्वल, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द सेल। वेयरएज अगर आरबीसीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, जहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज लेस, सो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई होगी हाइपोटोनिक में, वेयरएज इनसाइड द सेल concentration of solvent is less, so बाहर से अंदर की तरफ solvent का movement होगा, that is endosmosis will take place, so hypotonic solution में cell को रखेंगे तो it will swell up. So effect of different type of solution on RBCs placed in them. इसकी बात करें तो अगर आइसोटोनिक में RBCs को रखेंगे तो when concentration of solute outside the cell is equal to the concentration of the cytoplasm of the cell, it is called isotonic solution. और ऐसे solution में अगर RBCs को रखेंगे तो there will be no effect. Whereas hypertonic solution में RBCs को रखेंगे तो concentration of solution outside the cell is more than inside the cell. So outside solute concentration high है. Due to this, the cell loses water and become plasmolysed cell. So ऐसी condition में cell के अंदर से बाहर की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा और उसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं. So shrinking of the protoplasm away from the cell wall due to excessive loss of water, इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. सो प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल में देखेंगे क्योंकि सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है, वो वहीं के वहीं रहती है, वेयरएज उसके अंदर का सारा कंटेंट इंक्लूडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सब श्रिंक होके काफ़ी कम पोर्शन में आ जाता है, तो उसको कहेंगे प्लाज्मोलिसिस. और प्लाज्मोलिसिस कब होगा? तब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे. और अगर एक आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इट विल श्रिंक एंड गेट प्लाज्मोलाइज्ड. और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर, मतलब आउटसाइड सॉल्यूशन में सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन लेस है, मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है, तो देन द ड्यू टू एक्सेसिव एंडोस्मोसिस सेल्स क्या करेंगे? स्वेल हो जाएंगे, क्योंकि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड वाटर का मूवमेंट होगा और सेल स्वेल हो सकता है और इट में इवन बर्स्ट. I hope this is clear, and this is extremely important, these three type of solution and effect of these solutions on the cell when cells are kept in these solutions. So you have to keep this in mind. So अब हम सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे, इससे पहले अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखा, अब देखेंगे सेल वॉल. ये प्लांट सेल में ही मिलेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग है ये सेल वॉल. So it is the outermost covering of the plant cell and cells of fungi. Fungi की cells में भी outermost covering है, जबकि animal cells में absent होती है, सिर्फ plants और fungi में ही मिलेगी. And cell wall क्या है? काफ़ी rigid है, strong है, thick, porous and non-living structure है. और ये cellulose and hemicellulose का बना होता है और fungi में ये बना होता है chitin का. सो प्लांट्स में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज का बना होता है और फंजाई में ये काइटिन का बना होता है. एंड सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स आर जॉइंड बाय अ लेयर कॉल्ड मिडल लेमिला. दो सेल्स की सेल वॉल आपस में ज्वाइंट रहती है एक मिडल लेमिला की हेल्प से. आप इस फिगर में देख ही सकते हैं दो सेल्स वॉल्स के बीच में. एंड माइक्रोस्कोपिक चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा फॉर ट्रांसपोर्ट. सो इनके बीच में इस टाइप के चैनल्स टाइप रहेंगे जिससे मूवमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स कैन टेक प्लेस बिटवीन टू सेल्स. सो सेल वॉल के फंक्शन की बात करें तो इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल. ये इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल and it is permeable and allows entry of molecules of different sizes and thus control intercellular transport. So दो सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट को भी ये कंट्रोल कर सकता है because it is permeable. अब नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियस के बारे में. दिस इज enlarged व्यू ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? सेल के सेंटर में पाया जाता है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल का. न्यूक्लियस तो यूकैरियोट्स में मिलेगा, न्यूक्लियोइड होगा प्रोकैरियोट्स में. वो
इस तरीके का नहीं दिखेगा, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड लाइक दिस। सो अगर यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो ये भी डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, एंड बीच में पोर्स लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, लाइक थोड़ा गैप जो बाउंड नहीं होता मेम्ब्रेन से, देयर इज अ गैप। एंड न्यूक्लियस का जो ये मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू होके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाता है, उसकी फर्दर एक्सटेंशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक जाती है, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसको यूक्रोमेटिन कहते हैं, और इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट बाउंड्री से कंटिन्यू होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बारे में फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एंड न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का पोर्शन होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होता न्यूक्लियोलस, ओनली यूकैरियोट्स में होता है। और ये बाउंड्री की बात करें तो दिस इज इनर बाउंड्री, दिस इज आउटर बाउंड्री। सो इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों को कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियर पोर्स आर ऑल्सो देयर। सो दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियस। ये थोड़ा इजी डायग्राम है उसका, कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, इसके अंदर लिक्विड पोर्शन को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर आर प्रेजेंट, पोर्स मतलब इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड। एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, इसको क्रोमेटिन कहते हैं। एंड दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्टिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड outer membrane. So these are the pores in the membrane, and membrane continue होते हुए endoplasmic reticulum बना रही है. So this is the point at which nuclear membrane is connected to endoplasmic reticulum. And the space or cavity in the nuclear membrane, this is the space or cavity, ये जो outer membrane और inner membrane के बीच में cavity है ये, and the double membrane which makes up the nuclear membrane, this is the double membrane, inner membrane, outer membrane. So nucleus is the most important cell organelle which directs and controls all its cellular एक्टिविटीज, सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए होता है, इसीलिए इसको हेडक्वार्टर ऑफ द सेल या फिर कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इन यूकैरियोट्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, एंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की बात करें तो ये डबल लेयर्ड कवरिंग होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, पोर्स होते हैं विच रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर या बाहर न्यूक्लियर पोर के थ्रू मूवमेंट होता है। एंड बिसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, और ये डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये हेरिडिटरी होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है। एंड ये डीएनए और प्रोटीन अल्टीमेटली कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं। ये सब क्रोमेटिन मटेरियल है, सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, एंड इट इज हेरिडिटरी इन नेचर. So chromosome or chromatin material consists of DNA which stores and transmits hereditary information for the cell to function, grow and reproduce. So इसके अंदर वो सारी information होती है कि सेल को ग्रो करना है, फंक्शन कैसे करना है, रिप्रोडक्शन कैसे करनी है सेल को. सो इसके अंदर सब कुछ कोडेड फॉर्म में होता है. कोडेड फॉर्म में मतलब डीएनए फिर उस मैसेज को, कोडेड मैसेज को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड दैट अल्टीमेटली विल गिव रिजल्ट्स, और वो अपना एक्सप्रेशन करेगा. सो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. If the cell is removed from the cell, the protoplasm ultimately dries up and dies. First slide में आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है. Everything that is surrounded by plasma membrane,
इज प्रोटोप्लाज्म। और अगर न्यूक्लियस को ही वहाँ से निकाल दिया जाए तो दैट अल्टीमेटली द सेल विल डाई। और ये सेल साइकिल को कंट्रोल करता है, लाइक सेल को कब ग्रो करना है और कब उसको डिवाइड करना है। तो एवरीथिंग दैट इज कंट्रोल्ड इन द सेल, वो सब कुछ न्यूक्लियस के थ्रू ही होता है। एंड इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटरी ट्रेट्स मतलब थ्रू डीएनए ही होता है, वो पेरेंट्स का डीएनए ऑफस्प्रिंग में जाता है। सो हेरिडिटरी ट्रेट्स ही ट्रांसफर होते हैं न्यूक्लियस के थ्रू। जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ब्रेन होता है, दैट इज अ हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, विदाउट द ब्रेन द बॉडी डाइज। सिमिलरली एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड विदाउट द न्यूक्लियस सेल इज नथिंग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनेलीज आर सस्पेंडेड। सो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी ये लिक्विड पोर्शन है जिसके अंदर ऑर्गेनेली सस्पेंडेड होते हैं वो है साइटोप्लाज्म। और इसको डिस्कवर किया था कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने 1862 में। So it is a site of both biosynthetic and catabolic pathways. Biosynthetic मतलब synthesis of important compounds takes place like proteins and cholesterol and other important things that are required in the cell. And this is biosynthetic, and catabolic pathways मतलब something breakdown to get energy. So both anabolism and catabolism are taking place inside the cytoplasm, and इन सभी एक्टिविटीज को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। सो साइटोप्लाज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज। सो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते वो साइटोसोल कहलाता है। और ये एक्वस सोल्यूबल पार्ट है that contain various fibrous proteins forming cytoskeleton, and it contains about 90% water होता है इसमें, 7% protein, 2% carbohydrates and 1% other things. So it is the aqueous soluble part. इसमें बहुत सारे fibrous protein होते हैं जो cytoskeleton बनाते हैं, like that is the cytoskeleton। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम होता है वैसे ही सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है। सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देर आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल। सो सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनकी डेफिनेट शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है और हर एक सेल ऑर्गेनेली का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है यूकैरियोट्स में। एंड सम ऑर्गेनेलीज आर इवन डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होते हैं लाइक राइबोसोम्स। So single membrane bound cell organelles like endoplasmic reticulum, lysosomes, Golgi bodies and vacuoles, peroxisomes, these are single membrane bound. Double membrane bound की बात करें तो for example mitochondria and plastids are double membrane bound cell organelles, और इन्हीं दोनों के पास अपना खुद का DNA भी होता है। मतलब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता ही है, बट ये दो ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास खुद का डीएनए भी होता है। एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर लाइक राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके पास मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन्स के साथ कंटिन्यूएशन में होते हैं। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसको डिस्कवर किया था पॉटर, क्लाउड एंड फुलम ने। एंड दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स में नहीं होते और मैमेलियन एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसीज। मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में भी नहीं होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये किस चीज से बना है? ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। एंड ये दो तरीके का हो सकता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए क्योंकि इस पे राइबोसोम्स आर अटैच्ड और इसका मेन काम आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड, सो दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूल्स मेनली, अभी आपने डायग्राम में भी देखा कि ये सिर्फ ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक में सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स आर प्रेजेंट। Sheets kind of structure are cisternae and vesicles are small round structures. So smooth endoplasmic reticulum का function है it helps in steroid, lipid and polysaccharide synthesis. और rough endoplasmic help in protein synthesis because इनके surface पे राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so it is the only organelle which serves as a channel for the transport of materials between various regions of cytoplasm and between cytoplasm and न्यूक्लियस। सो ये इकलौता ऐसा ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है, सेल के साइटोप्लाज्म से और सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। It also functions as a cytoplasmic framework to provide surface for some of the biochemical activities. So it forms endoskeleton of the cell. जैसे हमारी बॉडी में बोन्स का स्केल्टन है वैसे ही सेल के अंदर एंडोस्केल्टन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और it provides surface for biochemical activities like protein synthesis and various other things. It helps in synthesis of fats, proteins, steroids, cholesterol, सबकी synthesis में ये help करता है। Smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxification of drugs. Smooth endoplasmic का function रहेगा detoxification of drugs and poisonic byproducts में। एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। कैसे कि ये बना सकता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और जो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो बनाए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। जैसे सेल रप्चर हो जाए, सेल में कोई डैमेज हो तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स और लिपिड्स की सिंथेसिस करता ही है और वेसिकल्स की हेल्प से दैट विल बी ट्रांसफर टू द मेम्ब्रेन साइड और वहाँ पे मेम्ब्रेन रिपेयर हो सकता है। So proteins and lipids produced by endoplasmic reticulum are used to produce cell membrane. Next important cell organelle है Golgi apparatus. It is also called Golgi body or Golgi complex. Golgi apparatus का structure ऐसा है and it consists of a system of membrane bounded fluid filled vesicles. ये membrane bound fluid filled vesicles होते हैं and ये इसमें vesicles arranged parallel to each other in stacks. ये stacks की form में parallelly arranged हैं as you can see in this diagram. इनको सिस्टरने बोलते हैं इन stacks को। और along with that some large spherical vesicles are also there like this large spherical vesicles and it was discovered by Camillo Golgi and इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा Golgi apparatus। और ये प्रोकैरियोट्स में, मैमलियन रेड ब्लड सेल्स में और सीव सेल्स में एब्सेंट होता है। सीव सेल्स मिलते हैं प्लांट सेल में। फॉर द फ्लोएम का एक पार्ट है ये। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल, उसमें सीव सेल्स भी हैं और सीव सेल्स के पास गोल्जी अपरेटस नहीं होता। सो फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस देखें तो इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड वेसिकल्स। इसके अंदर स्टोरेज होता है, मॉडिफिकेशन होता है, पैक करके ये उसको वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज करता है। इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, तो गोल्जी अपरेटस लाइजोसोम्स की भी फॉर्मेशन करता है एंड इट इज सिक्रीटरी इन नेचर बिकॉज इससे वेसिकल्स निकलती हैं और सिक्रीट करता है बेसिकली ये। एंड मेलानिन सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल वॉल में भी इसेंशियल है ये।
माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल भी है एंड ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं सभी यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट मैमेलियन सेल। प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते ये। एंड इसको इट वाज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल 1880 में सबसे पहले देखा था इसको। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन्स while inner membrane is folded inside to form chambers called cristae. outermost membrane is like smooth है but inner membrane है वो काफ़ी ज़्यादा folded है। क्योंकि folded इसीलिए है because इसी inner membrane पे ही ATP की सिंथेसिस होती है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतनी ज़्यादा ATP बनेगी और ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसकी वजह से सेल को एनर्जी मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो इट इज़ द मेन फंक्शन, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है। एंड ATP की फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इट इज़ अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप कुछ साइटोप्लाज्म में होता है, उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उस नेक्स्ट स्टेप दैट इज द क्रैब साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है और इसी में अल्टीमेटली एटीपी का प्रोडक्शन होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है और एटीपी की सिंथेसिस करेगा जिसकी वजह से सेल को एनर्जी मिलती है। पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है राइबोसोम्स। इनका मेनली काम है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करना and are the site of protein synthesis. All structural and functional proteins, enzymes coded by the nuclear DNA are synthesized upon cytoplasmic ribosomes. So जो भी DNA जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि DNA में मैसेज क्या होता है, कोडेड फॉर्म में रहता है। सो DNA से क्या बनेगा, मैसेंजर RNA, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, और मैसेंजर RNA में मैसेज है तो उस मैसेज को कोड करेगा राइबोसोम्स, अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनाएगा जो एक्सप्रेशन देते हैं। सो ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स उनको बोलते हैं एंजाइम्स। सो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए से जो भी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो एंजाइम्स बनेंगे वो राइबोसोम्स बनाता है, साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स होते हैं। and the DNA codes are transcripted into messenger RNA। अभी जस्ट बताया कि DNA से messenger RNA बनेगा and which comes out of the nucleolus, मतलब न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है वो मैसेंजर आरएनए और वहाँ पे उसका फाइनली ट्रांसलेशन होता है। सो सबसे पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन जिसके थ्रू डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और ट्रांसलेशन होगा फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन्स। सो ये होगा राइबोसोम्स जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच्ड होते हैं उनकी हेल्प से। सो फंक्शन ऑफ राइबोसोम आर ribosomes are main site of protein synthesis and synthesized protein is transported by endoplasmic reticulum. So जैसे ribosome ने protein बनाया, it consists of two subunits, smaller subunit and larger subunit. This is small and this one is large subunit and this whole is ribosome. और मैसेंजर आरएनए जैसे जैसे इससे पास होता है तो राइबोसोम एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन बनाएगा और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे हो रहा है ये सारा काम। सो फिर वो फाइनली प्रोटीन जब रेडी होगा तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आ जाएगा और फर्दर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगी और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर वेसिकल्स की फॉर्म में पैक होके बाहर निकलेगा और फिर वो गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा। गोल्जी अपरेटस फर्दर उसको अच्छे से पैक करेगा और जहाँ पे भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी सेल के अंदर या फिर बाहर भेजना होगा वहाँ पे वो भेजा जाएगा। सो राइबोसोम
क्या करेगा, प्रोटीन्स बनाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है प्लास्टिड, ये सिर्फ प्लांट्स में मिलेंगे। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, इनका स्ट्रक्चर डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एल्गी और प्लांट सेल में ही मिलेंगे। बिसाइड्स बीइंग डिस्क्वाइडल और रोम्बिक इन प्लांट सेल, इनकी वेरिएबल शेप्स हो सकती है जो कि एल्गी में होती है, जैसे स्पाइरल टाइप्स हो सकती है, यू शेप हो सकती है, क्वाइल्ड हो सकती है, रिबन शेप्ड हो सकती है, एटसेट्रा। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम, लाइक इनमें किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट हो सकता है ये, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, ये वाइट होते हैं, कलरलेस होते हैं, और नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, बल्ब, सीड्स, यहाँ पे मिलेंगे इस टाइप के प्लास्टिड्स, मतलब ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और इनका काम क्या है, सो दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ये कन्वर्ट हो सकते हैं दूसरे टाइप के प्लास्टिड्स में भी। एंड इनका फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स की स्टोरेज करना। एंड ऐसे टाइप के प्लास्टिड्स जो एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं उनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। सो इनको कलर प्लास्टिड्स भी बोलते हैं, और इनका काम है कलर देना, जैसे फ्रूट्स का अलग कलर होता है, फ्लावर्स का अलग कलर होता है, बट एक्सेप्शन है ग्रीन, क्योंकि ग्रीन वाले प्लास्टिड्स का नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होगा जो इसको ग्रीन कलर इम्पार्ट करेगा। सो these gives green color to the leaves, and aerial part of plant में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, and it helps in the process of photosynthesis. सो इनको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस ऑफ द सेल में इसको आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो क्लोरोप्लास्ट हैं, दे हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड दे आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और इसकी हेल्प करने के लिए इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है, किचन ऑफ द सेल हैं, और ये भी 2 मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, ये फिगर आप देख सकते हैं। इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रीजन होते हैं, दैट इज ग्रेना एंड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, अदर लिक्विड पार्ट जो इसमें है वो सारा क्या है, स्ट्रोमा है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे ही यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की आउटर बाउंड्री के अंदर क्या है, स्ट्रोमा। सो ग्रेना क्या है, ये आप इस फिगर में देख सकते हैं, दे आर स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटेंड डिस्क्वाइड सैक्स, यहाँ पे ये दीज आर स्टैक्स containing the molecules of chlorophyll. So chlorophyll के molecules इसी ग्रेना में होते हैं, और इसी में so they are the main functional unit of chloroplast, ग्रेना, और इन्हीं में बेसिकली फोटोसिंथेसिस होगा। स्ट्रोमा इज द होमोजेनस मैट्रिक्स, ये आउटर इसके बाहर जितना भी ये मैट्रिक्स है दैट इज स्ट्रोमा, इन विच ग्रेना आर एम्बेडेड, इसके अंदर ग्रेना एम्बेडेड होते हैं। स्ट्रोमा कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और इसके पास स्टार्च ग्रेन्स, डीएनए और राइबोसोम्स भी इसी के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट का। Next important cell organelle is vacuoles. They are membrane bounded regions in the cytoplasm containing water and other substances. इनमें water भी हो सकता है, other substances भी हो सकते हैं। Plant cell में vacuoles काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे आप इस drawing में देख सकते हैं। Vacuoles की outermost membrane का नाम है tonoplast. So they are bounded by single membrane called tonoplast. In animal cell, vacuoles are एब्सेंट और स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल्स में हो भी सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, पर उनका साइज काफी स्मॉल होता है। इन प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड विच ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, लगभग 90% ऑफ द सेल यही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इसका काम है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल एंड स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स, वाटर, शुगर, प्रोटीन, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए भी काम आता है प्लांट्स में, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है सेल के अंदर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली इज लाइजोसोम्स, इनको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंड लाइजोसोम सर्व एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह हेल्प करते हैं। and they destroy any foreign material which enter the cell such as bacteria and virus। सेल के अंदर कोई भी foreign material enter करेगा तो उसको destroy कर देंगे। So in this way lysosomes protect the cell from bacterial infection। So they are tiny membrane bound cell organelle। So tiny membrane bound cell organelle, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा powerful digestive enzymes होते हैं फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये राइबोसोम्स में नहीं होते और इनको गोल्जी बॉडीज बनाते हैं। लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स कौन बना रहा है? राइबोसोम्स बना रहे हैं। राइबोसोम्स कहाँ पे अटैच्ड हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो एंजाइम जो इसके अंदर हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है और लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडीज बना रहे हैं। सो फंक्शन इनका है मेनली डाइजेशन में। सो मीन्स दे ब्रेक डाउन वॉर्न आउट सेल पार्ट, सेल के अंदर जो भी कुछ वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनलीज हो गई है उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स लाइक इन्वेडिंग वायरसेस बैक्टीरिया इन द सेल। लाइक सेल के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाए तो इसको डाइजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। बट लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी सेल में किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस होगी, ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, लाइक कोई भी डैमेज हो जाता है सेल के अंदर, तो लाइसोसोम्स क्या करेंगे? बर्स्ट हो जाएंगे और इनके जो एंजाइम्स हैं वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। और ये एंजाइम्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि खुद की सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। सो दीज डाइजेस्ट देयर ओन सेल, दैट्स वाई इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल देखेंगे। एनिमल सेल हैं ये जनरली स्मॉल इन साइज होते हैं, प्लांट सेल आर जनरली लार्जर देन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है, सेलुलोज की बनी होती है प्लांट्स में, एंड फंजाई में काइटिन की बनी होती है। Animal cell except the protozoan euglena, no animal cell possess plastids। So animal cells में plastids नहीं होता except euglena। euglena is a animal cell, इसके पास plastids होता है। so ये photosynthesis अपना food खुद बना लेता है, but generally animal cell में plastids नहीं होते। plant cell में plastids होते हैं। animal cell में vacuoles many हो सकते हैं, small and temporary। So in animal cell, vacuoles are smaller in size, काफ़ी temporary होते हैं कि बने and they just disappear and they are many in number। whereas plant में एक बहुत बड़ा vacuole होता है which occupies around 90% of the cell volume। So most mature plant cell have a permanent and large central sap vacuole। Animal cell have a single highly complex and prominent Golgi apparatus। Animal cell के पास एक highly prominent Golgi apparatus होता है, and plant cell have many simpler units of Golgi apparatus called dictyosome। इनके पास fully developed animal cell की तरह Golgi apparatus नहीं होता, इनके पास dictyosomes होते हैं, simpler units हैं ये Golgi apparatus की। एनिमल सेल हैव सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल के पास सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स होते हैं, और प्लांट सेल के पास सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स नहीं होते। इनका काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना, सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स का। सो एनिमल सेल में इनकी रिक्वायरमेंट होती है स्पिंडल फॉर्मेशन में। बस आप इतना ध्यान रख लो कि एनिमल सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। So last important topic of this chapter is cell division। New cells are formed in organism in order to grow, to replace old, dead and injured cells, and to form gametes required for reproduction। So new cells की formation होती है इन सब कामों के लिए किसी भी organism में, and the process by which new cells are made
इज कॉल्ड सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवाइड होती है जिससे न्यू सेल्स बनती हैं, इस प्रोसेस को सेल डिवीजन बोलते हैं। एंड दे आर बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, मेनली ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ये माइटोसिस, लाइक एक सेल से दो सेल, दो से चार, like that. So in this process each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells. So एक mother cell दो identical एक जैसी daughter cell बनाएगी and the daughter cell have the same number of chromosome as the mother cell. जैसे mother cell में मान लो 46 chromosome हैं तो daughter cell, दोनों daughter cell में भी 46 each आ जाएगा. So it helps in growth and repair of tissues in organism. So एक सेल से दो सेल बनते हैं इसमें, सो फर्दर जो डॉटर सेल बनी वो बड़े होके अगेन एक डॉटर सेल बड़े होके मदर सेल बन जाएगी और उससे फर्दर दो डॉटर सेल बनेगी, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, सेम रहता है। और इसका काम है इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर, लाइक ग्रोथ में हेल्प करेगा ये। और रिपेयर में कैसे, अगर कुछ सेल्स रिपेयर लाइक कुछ ऑर्गन डैमेज हो गया है तो उसको अच्छे से ठीक करता है ये, रिपेयरिंग का काम। नेक्स्ट वन इज मियोसिस, स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स divide to form gametes which after fertilization give rise to offspring. एनिमल्स और प्लांट सेल की बात करें तो इनके पास स्पेसिफिक सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, जो डिवाइड करते हैं और गमीट्स बनाते हैं। और गमीट्स मेल गमीट और फीमेल गमीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर लाइक दे कम टुगेदर एंड फर्टिलाइज, सो उससे न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है। So they divide by a different process called meiosis. So gamete formation का process होता है, उसको बोलते हैं meiosis. इसमें दो consecutive divisions होंगी, like mitosis में एक ही division थी जिसमें एक सेल से दो सेल बने थे, इसमें दो consecutive division की वजह से एक सेल चार सेल्स बनाएगा। फर्स्ट डिवीजन से दो सेल बनेंगी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, लाइक 46 इनिशियल सेल में था तो दो डॉटर सेल में हो जाएगा कितना, 23 and 23, and those two again will divide to give 2 each. It means total 4 will be formed from the initial cell. So when a cell divide by meiosis, it produce 4 new cells instead of just 2. So the new cells have only half the number of chromosome than that of the mother cell. So जो new cell बनेगी उनमें सिर्फ half number होगा, जैसे for example initially 46 था तो जो फाइनल जो सेल होंगी उनके पास 23 सब में होगा। So this is the diagram representing mitosis and this represent meiosis. Mitosis में number of chromosome will remain same, like इधर 4 क्रोमोसोम हैं तो डॉटर सेल में भी 4 ही क्रोमोसोम है, यू कैन जस्ट काउंट इट 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, सो द टू डॉटर सेल हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वेयरएज इन मियोसिस एक सेल से 4 सेल बनेंगी, फर्स्ट वन में तो डिवीजन होगा, इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, नेक्स्ट वन में क्रोमोसोम इनिशियल वाले के सेम ही रहेगा, सो इसमें हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये सिर्फ गमीट सेल्स में ही मिलेगा for the formation of gametes. So thanks for watching this video. Please like and share and subscribe to my channel. Thank you.